ठीक है दोस्तों, अपने इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आईएमएफ रिफॉर्म्स वाली बात ख़त्म करी। अभी देखते हैं डब्ल्यूटीओ रिलेटेड थिंग्स। एज सच डब्ल्यूटीओ का बेसिक्स की वो ओरिजिन कैसे हुआ, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना है तो वो उन दोनों में क्या अंतर है, फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग अग्रीमेंट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये वो सब चीज़ें क्या हैं आप L3P6 में देख लेना। आज जो हम बात करेंगे WTO का नैरोबी पैकेज और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बोला गया है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स भारत ने बहुत सारे देशों के साथ साइन किए, तो क्या उससे भारत को फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन दो चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर होता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल काउंसिल एंड लास्टली सेक्रेटेरिएट। तो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वहाँ उनके सभी 164 मेंबर्स, लेटेस्ट मेंबर वाज अफगानिस्तान, 2015 दिसंबर में इसने ज्वाइन किया। ये लोग डीजी को अपॉइंट करते हैं, करंट डीजीज रॉबर्टो एजवेडो। ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, उनका 2-2 साल पे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, रिव्यू लेते हैं। अब हर एक 2 साल पे मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है। साल 2001 के अंदर हुई ये समिट कतर देश के दोहा शहर में, तो दैट वाज दोहा। फिर 2-2 साल चलते रहे। 2013 के अंदर इंडोनेशिया और उसके बाली रिसोर्ट में समिट किया गया, सो दैट वाज बाली समिट। वहाँ पर क्या आउटकम हुए, ये फूड स्टॉक होल्डिंग, पीस क्लॉज, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, ये सब क्या चीज़ें थी L3P6 में आप देख लेना। देन 2013 में हुआ, उसके 2 साल बाद मतलब 2015 दिसंबर में अफ्रीका, उसका केन्या देश और नैरोबी शहर, फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन अफ्रीका, तो ये नैरोबी समिट। और नैरोबी समिट से जो आउटकम आया उसको हम बोलते हैं नैरोबी पैकेज। अभी 2015 प्लस 2 ईयर्स मतलब 2017 उस वक्त कहाँ पर होगा, खुद से सर्च कर लेना। WTO का हेडक्वार्टर हमको पता है यूरोप, उसका स्विट्जरलैंड देश, वहाँ जिनेवा शहर। एक और बात, ये हमने देखा 2001 के अंदर कतर के दोहा शहर में ये दोहा समिट हुआ था। वहाँ कुछ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेने की बात की गई, जिसको बोलते हैं दोहा डेवलपमेंट राउंड्स, जिससे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उसको ज़्यादा लाभ होने वाला था। लेकिन उसके बाद इतनी सारी समिट हुई, वो जो ओरिजिनल बातें थी अब तक हम लोग लागू नहीं कर पाए। बट हर एक समिट जब बाद में होती है तो वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स दोहा डेवलपमेंट राउंड, इस प्रकार का बोल बच्चन किया जाता है। तो 2015 नैरोबी समिट में भी वही बात की गई, वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू एडवांस द निगोशिएशन फॉर दोहा डेवलपमेंट। भारत और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज वो बहुत ही उत्सुक हैं उसे लागू कराने के लिए, बट एडवांस इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड। ठीक, एक और बात, हम लोग नैरोबी में जाए उससे पहले पुरानी बात, बाली समिट। बाली समिट के अंदर एक बड़ा मुद्दा ये था ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, कि अभी के लिए जो कस्टम क्लियरेंस का इस प्रकार का सिस्टम है, इंस्पेक्टर राज, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसको सुधार के हमने ऐसा कर देना है। मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो, पूरा कस्टम क्लियरेंस आराम से हो जाए, सिंगल विंडो हो, राइट। ये सब करने से पूरी विश्व का इतना GDP बढ़ेगा, इतनी नई नौकरियां खड़ी होंगी। तो दिस वॉज ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। लेकिन मतलब ऑल इन ऑल इट वाज कि कस्टम क्लियरेंस को आसान किया जाए, बट इसको असल में लागू कराने के लिए सभी जो अपने उस वक्त के मेंबर्स थे उनमें से 2/3 रेटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब अराउंड 108 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई करना था, अब तक 69-70 जितने देशों ने कर दिया है। भारत ने इसको रेटिफाई किया है, हाँ। और वहाँ पर उस अनुसंधान में हम लोग एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाएंगे, जिसके अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट उसका IAS सेक्रेटरी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका IAS सेक्रेटरी, ये इट विल बी जॉइंटली चेयर्ड बाय दिस 2 ऑफिसर्स। और ये लोग मतलब नीचे कस्टम क्लियरेंस का काम देखना है और ऊपर मतलब जिनेवा में WTO के साथ लाइजनिंग का काम देखना है। ये पूरा काम ये बॉडी देखेगी। ये नया एक डेवलपमेंट था। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका लेटेस्ट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ 2015 दिसंबर के अंदर, अफ्रीका, उसका केन्या देश और उसकी राजधानी नैरोबी के अंदर। उसके जो आउटकम आए उसको हम बोलते हैं नैरोबी पैकेज। प्रमुख बातें इतनी हैं, एक तो एग्रीकल्चर रिलेटेड उन्होंने कुछ बात करी, एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करना है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बात। सेकंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या मदद करोगे, कुछ नियमों में सुधार किया गया है। थर्ड, IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट उनको लागू करना है, क्या बात बोली देखेंगे। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, उसे बंद कराने के लिए क्या करोगे।
एंड लास्टली ये सब करोगे तो हिंदू को मज़ा नहीं आएगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है, एक एक करके इन सभी मुद्दों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नैरोबी पैकेज का फर्स्ट पिलर या आउटकम है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी को ख़त्म करो। आप समझते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब अमेरिका के अंदर गेहूं का उत्पादन हुआ तो वो किसानों को सरकार कुछ सब्सिडी में पैसा देगी ताकि वो उसका जो भी पैकेजिंग, मार्केटिंग और आगे बढ़ा के एक्सपोर्ट करना है। इससे लाभ उनके किसानों को तो होगा कि उनका माल ज़्यादा बिकेगा, बट भारत के किसानों को नुकसान होगा क्योंकि सस्ते में बाहर से माल आ रहा है और उसके सामने फिर भारत सरकार भी अपने किसानों को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देगी तो उससे नुकसान होगा नीचे अफ्रीका के अंदर गरीब देशों को, क्योंकि उनके लोकल मार्केट के सामने हमारा ज़्यादा माल वहाँ पर बिकेगा। तो ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी आर नॉट बेनिफिशियल टू इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि हर एक बेफिजूल अपने खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए नैरोबी समिट में यह तय किया गया कि सभी देश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी को एलिमिनेट करेंगे। प्रथम विश्व के जो देश हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, दे विल हैव टू एबॉलिश दिस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज इमीडिएटली। लेकिन वहाँ पर उनको कुछ राहत दी गई कि ये कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, वो जो भी डेयरी, मीट और प्रोसेस्ड फूड के ऊपर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे थे वो इमीडिएटली ख़त्म नहीं करना, धीरे धीरे 2022 तक ख़त्म करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देयर फार्मर्स और इंडस्ट्रीज उनका लाइवलीहुड डिपेंड करना है, तो तात्कालिक नहीं, धीरे धीरे आप करोगे। तो एक ये बात फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को एलिमिनेट करना है। सेकंड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको भी अपना एग्रो एक्सपोर्ट सब्सिडी एलिमिनेट करना है। जैसे कि भारत, तो भारत ने 2018 तक अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद कर देनी है और 2023 तक एग्रीकल्चर की ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग पे दी जाने वाली सब्सिडी उसको भी ख़त्म करना है। मतलब हमने भी ख़त्म करना है, बट देर इज़ सम ब्रीदिंग रूम, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप करोगे। एंड लास्टली, सबसे खड्डे में गए देश, एकदम जो गरीब हैं, उनका खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं, बाहर से फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट सब्सिडी एलिमिनेट तो करना है, बट बहुत देरी से, 2030 तक आराम से आप करो। ये एक बात। और एक चीज़, सरकार गरीबों की मदद के लिए और किसानों की मदद के लिए फूड प्रोक्योरमेंट करती है। उस अनुसंधान में भारत का 10% ये स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स वगैरह के जो मामला चल रहा था, पीस क्लॉज लाए थे। पीस क्लॉज को अभी भी एक्सटेंड किया गया है कि जब तक इस पूरे केस का सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप अपना स्टॉक होल्डिंग चला सकते हो, कोई आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये फूड सब्सिडी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीस क्लॉज क्या था, L3P6 में आप देख लेना। ठीक। सो फर्स्ट पिलर इज की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी एलिमिनेट करना है। उसी प्रकार कॉटन एक्सपोर्ट की सब्सिडी भी एलिमिनेट करना है। तो अगेन वही थीम पे जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अभी तात्कालिक एलिमिनेट कर दो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो 1 जनवरी 2017 तक ग्रेजुअल मैनर पे आप ख़त्म करोगे। और लीस्ट डेवलप कंट्री को क्या, तो वो तो ऐसे ही उनके खाने के वादे हैं, तो उनको कुछ नहीं, दे विल कंटिन्यू। और उनके वहाँ से जो भी कॉटन एक्सपोर्ट होगा उसे ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दिया जाएगा बाकी के फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा। ठीक, ओके। सो फर्स्ट पिलर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद कराओ, कॉटन एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद कराओ। एंड थर्ड, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। आप समझिए, अगर सभी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद भी करा दी गई, स्टिल अमेरिकन फार्मर वो ज़्यादा उत्पादन करेगा क्योंकि उसके पास अच्छे हाइब्रिड वेराइटी के सीड्स हैं, अच्छा फर्टिलाइजर है, बड़ी उसकी ज़मीन है, फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के हिसाब से बहुत कम होगा। तो अगर भारत का किसान और अमेरिका का किसान ये दोनों उत्पादन कर रहे हैं तो अमेरिका वाला अपना माल सस्ते में भी बेच सकता है और फिर भी उसे बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। तो अभी तकलीफ कि इवन आफ्टर एलिमिनेटेड दिस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, फिर भी ये लोग सस्ते में माल अमेरिका से या ऐसे किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से सस्ते में अनाज भारत के अंदर या ऐसे तीसरे विश्व में आ रहा है। तो स्वाभाविक है अपने लोकल फार्मर को नुकसान हो जाएगा, उसका माल बिकेगा नहीं। इसको बंद कराने के लिए क्या करना चाहिए? सो दे केम अप विथ एन आइडिया, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। सपोज कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल फेंस बना दी जाए कि जब अमेरिका से सस्ता अनाज भारत में आ जा रहा है तो वो रुक जाए। ठीक। सो SSM इज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स अगेंस्ट द चीप इंपोर्ट सर्जिस। बाहर से सस्ता अनाज आ जाए तो उसे रोका जाए। रोक कैसे सकते हो कि सीधा सस्ते अनाज के ऊपर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी आप लगा दो, या फिर कि उसको कस्टम क्लियरेंस ही ना दिया जाए। लाइक दैट सम मैकेनिज्म वी कैन वर्क आउट। तो ये होगा स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब प्रश्न कि इसका बेंचमार्क क्या होना चाहिए? अब कब इस इलेक्ट्रिकल फेंस के अंदर करंट चालू कर दोगे, राइट? कि इतने से ज़्यादा क्विंटल अनाज अगर अमेरिका से आएगा तब हम उसको रोक लगा देंगे, या फिर कि
अमेरिका से अगर $20 पर किलो का गेहूँ आ रहा है, उसका सस्ता हो गया $15 में वो बेच रहे हैं, तब जाके हम ये इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में लाइट चालू कर देंगे, राइट। तो बेंचमार्क क्या होना चाहिए, इंपोर्ट क्वांटिटी या फिर प्राइस सर्च, और वो भी कितना। तो नैरोबी समिट के अंदर उसका बैठे बैठे तुरंत उन्होंने कोई आंकड़े नहीं जारी किए, बट दे फॉर्म्ड अ कमिटी, और वो कमिटी अब सभी देशों के ये क्वांटिटेटिव एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के क्या आंकड़े रहते हैं वो सब देख के वो बेंचमार्क तय करेंगे। सो फर्स्ट पिलर इज ओवर कि WTO नैरोबी पैकेज में पहली बात थी एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कॉटन एक्सपोर्ट की सब्सिडी नाबूद करेंगे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये समझ लिया। नाउ वी मूव टुवर्ड सेकंड पिलर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए क्या। तो ये न्यूनतम विकसित देश, उनको दिया जाता है ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस। फंडा ये है, मान लो ये सोमालिया के अंदर उनका कोई लोकल वाइल्ड एक्जॉटिक फ्रूट है, उस फ्रूट की ऊपर से वो जूस बनाते हैं और जूस को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका के अंदर ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो मतलब ड्यूटी फ्री है। सेकंड, ऐसा भी नहीं कि केन्या से जाने वाले पहले 1000 जूस बॉटल या फिर कि अफगानिस्तान से जाने वाली पहली 2000 जूस बॉटल को ही ड्यूटी की माफी है, नहीं, जितनी आप 1000, 1 लाख, 2 लाख जितने आप बेच सकते हो, मतलब कोई कोटा फिक्स नहीं किया गया है। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस। ऐसा क्यों करा है, ताकि ऐसे गरीब देश भी अपना कुछ माल एक्सपोर्ट कर सके, उनकी लोकल इंडस्ट्री फूले फाले कुछ गरीबी कम हो। एज सच ये ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस का मैकेनिज्म WTO की 2005 की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में हुई थी, वहाँ ये प्रावधान प्रपोज किया गया था, और पूरे विश्व में सबसे पहले इस बात को मान लिया था भारत ने, और इन सभी गरीब देशों को वो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस देता है। उसके आगे अगर ये कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भारत में आना चाहता है, तो उसको बिजनेस वीज़ा भी कोई अर्जी फ़ी, उसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेती, मुफ्त में आने देते हैं। सो लाइक दैट, या फॉर्डर पॉइंट में कोट कर सकते हो कि भारत का ये वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेने की भावना, वो यहाँ पर सिद्ध होती है कि सबसे पहले पूरे विश्व में हमने ये चीज़ लागू कराई थी। ओके, अब इसके अंदर नया क्या, एज सच ये ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस तो है, बट ऐसा भी नहीं होगा कि ये सोमालिया या किसी देश से जाने वाला फ्रूट ड्रिंक वो अमेरिका में पेप्सी या कोका कोला को टक्कर दे सके, बिकॉज ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, यूनिट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। तो इसके लिए नैरोबी समिट में कुछ नई बात लेके आए। मान लो भारत की हिमाचल प्रदेश में ही कोई एक बिजनेसमैन है जिसके बहुत सारे एप्पल ऑर्किड है, वहाँ से वो एप्पल जूस, फ्रूट जैम, जेली कुछ बनाता है। अगर वो सीधा हिमाचल से अमेरिका एक्सपोर्ट करता तो उसके ऊपर हाँ इंपोर्ट ड्यूटी और वो सब चीज़ लगती। अब अगर ऐसा कोई बिजनेसमैन चाहे तो अपना ये रॉ या इंटरमीडिएट गुड्स सब अपने ये एप्पल्स वो भिजवा दे सोमालिया के अंदर, वहाँ उसका कोई प्लांट खोले और वहाँ लोकल चीज़ों के साथ उसको लोकल फ्रूट के साथ मिक्सअप करके कुछ नया जैम, जेली, स्क्वाश बना दे। अगर ऐसा वो करेगा और फिर केन्या से या सोमालिया या ऐसा कोई गरीब देश से वो जाके भेजेगा, देन उसको ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस मिलेगा। सो दैट इज़ ये एक नया कि सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का किसी लीस्ट डेवलप कंट्री में, तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस मिलेगा। आप समझिए इससे दोनों को फ़ायदे हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिजनेसमैन को भी फ़ायदा कि अब उसका माल अमेरिका वालों को सस्ता लगेगा तो ज़्यादा बिकेगा, और ये सोमालिया और ऐसे गरीब देशों की भी फ़ायदा कि ऐसे बाहर से भारत का कोई निवेश आएगा, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो लोकल इंडस्ट्री फूलेगी फालेगी, कुछ नए नौकरियाँ जमा होगी, GDP बढ़ेगा एंड सो ऑन। ओके, सो पहली बात थी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी नाबूद करो, दूसरा लिस्ट डेवलप कंट्री को मदद करो, वहाँ पर थोड़ा हमने देख लिया। अभी थर्ड, ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके लिए इन द ईयर 1996 सिंगापुर में ये WTO के एक समिट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA लेके आए। उसका फंडा ये है कि कुल मिला के 201 ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाया गया है IT रिलेटेड। उसका जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% टैरिफ। ऐसा WTO के सभी 164 मेंबर्स ने इसको साइन नहीं किया है, अराउंड 82 कंट्रीज ओनली दे हैव साइन। लेकिन भारत ने भी साइन नहीं किया, बट फ़ायदा ये है अगर आपने साइन नहीं भी किया फिर भी आप ऐसी कोई कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सो सपोज कि ITA एग्रीमेंट में माउस का नाम लिखा है और अमेरिका ने साइन किया है, तो भारत से माउस वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, भले हमने नहीं साइन किया फिर भी हमारे माउस पे वहाँ कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, वो एक फ़ायदा। और इस हिसाब से $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने वाला है।
नैरोबी समिट में नई बात ये की गई कि 2019 तक इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। आगे एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है, ये नेक्स्ट वार ग्लीवैक ये सब का क्या मामला चल रहा था, L6P4 में सेल्फ स्टडी में देख लेना। बॉटम लाइन इज, मान लो मैंने कोई ड्रग मॉलिक्यूल ईजाद किया है, मुझे 20 साल के लिए पेटेंट मिलेगा, राइट। तब तक कोई और उसका उत्पादन नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उन लोगों ने मुझे रॉयल्टी में पैसा देना पड़ेगा। और 20 साल बाद जब पेटेंट खत्म हो गया तो कोई भी उसका उत्पादन कर सकता है, जेनेरिक ड्रग के रूप में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। लेकिन मैं अगर ये 20 साल खत्म होने को आए तभी अपने ड्रग मॉलिक्यूल में कोई छोटे मोटे सुधार कर लूँ और वापस दूसरे 20 सालों के लिए पेटेंट रिन्यू करा लूँ, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। नैरोबी समिट में सभी देशों ने ये कसम खाई कि वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट सच एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, और इससे फ़ायदा ये होगा कि गरीब देशों को भी जेनेरिक ड्रग्स आराम से मिल पाएंगी, पेटेंट का रिसाइकलिंग नहीं होगा, सस्ते में आपको पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर ये फ़ायदे आप समझ सकते हैं। सो WTO नैरोबी पैकेज की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी को ख़त्म करना है, यस। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म वो देख लिया। लिस्ट डेवलप कंट्री को सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वाला मुद्दा देख लिया। ITA अग्रीमेंट की बात देखी, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, और अब ये सब कुछ हमने सुधार किए तो हिंदू को मज़ा नहीं आएगा। सो व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म पहला, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म कि ये फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बढ़ जाए तो गरीब किसानों को मदद करने के लिए क्या, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। वहाँ पर हमने देखा कि WTO ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी तय करेगी कि उसके क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि वो तो अभी कमेटी बना रही है, इमीडिएटली कोई कॉन्क्रीट डिसीजन बेंचमार्क क्यों नहीं बनाए, दैट इज़ द क्रिटिसिज्म। अब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार किए गए, नया रिजिम ये है कि इन्फ्लेशन को काबू में करना है विद इन 2 to 6% ऑफ CPI ऑल इंडिया। तो अब ये बेंचमार्क क्या है 2 to 6%, वो कैसे तय किया गया? खड़े खड़े चाय पीते पीते नहीं, उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी, उसको 4 महीने लगे थे। सेम वे नैरोबी समिट हुआ, 5-7 दिन के लिए सब बैठे थे, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हाथों हाथ वो तय कर लें कि SSM के अंदर ये इंपोर्ट के क्वांटिटी और बेंचमार्क्स होने चाहिए। इट रिक्वायर्स अ कमेटी, कमेटी करेगी आराम से काम, आप बैठिए देखिए। नेक्स्ट, फिशिंग सब्सिडीज। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे सब्सिडी ख़त्म कराया तो उसके पैरेलल ही ये फिशिंग, मत्स्य पालन, वो सब चीज़ें आती हैं, तो उसकी एक्सपोर्ट और उसकी सब्सिडी भी ख़त्म करानी थी, ताकि ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, वो सब चीज़ें रुक सके। लेकिन भारत और चीन ने इसका विरोध किया कि हमारे फिशरमैन और उसका लाइवलीहुड का मसला है, तो हम फिशरमैन की ये सब्सिडी ख़त्म नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट ऑपोजिशन नो डिसीजन कुड बी टेकन। अब इसका काउंटर, तो खुद इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि भारत ने ये बिग बट पुअर टाइप की मेंटालिटी से बाहर आना होगा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वी आर अ बिग लार्ज डेमोक्रेसी एंड कंट्री, लेकिन फिर भी हम तो गरीब हैं, हमारे किसान और फिशरमैन का क्या होगा, ऐसा बोल के हम हर एक रिफॉर्म्स को ऐसे टाल देते हैं। अल्टीमेटली इसके चलते हम इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज मान लो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने हमारे दबाव में आके बोल दिया ओके फिशिंग एक्सपोर्ट उसकी सब्सिडी पे अभी कुछ नहीं करेंगे, बट ये क्विड प्रो को के हिसाब से फिर कोई और सुधार लेना होगा तो भारत को बोलेंगे नहीं ये नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो आपकी वो बात मानी थी, राइट। तो मतलब ये बिग बट पुअर टाइप की मेंटालिटी को छोड़ के सबके साथ मिलके जो भी नया है उसमें हमने आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड क्रिटिसिज्म, WTO और उसकी एंटी डंपिंग कमेटी, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, बट भारत ने इसको अपोज किया तो उस पर भी कोई डिसीजन नहीं आ पाया। तो नैरोबी समिट की एपिक फेल या क्रिटिसिज्म क्या, SSM, फिशिंग सब्सिडी एंड WTO की एंटी डंपिंग कमेटी के नए पावर्स बढ़ाना, इन पे कोई नए डिसीजन हम पुख्ता कोई चीज़ नहीं कर पाए। अब आप देखिए मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल पे होता है, तो लेटेस्ट हुआ अपना 2015 वाला, तो ये 2 साल तक इसी के मुद्दे चलेंगे। तो 2016 के अंदर भी दिसंबर में मेंस देना है, बात तो यही घूम फिर के आएंगी, तो ये हमने समझ लिया, प्री कम मेंस प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूट रिलेटेड बातें थी तो डिस्प्यूट में और क्या, WTO उसकी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वो सब चीज़ें समझ ली, बाली समिट, नैरोबी समिट। दूसरा पिलर होता है जनरल काउंसिल और तीसरा होता है डायरेक्टर जनरल। तो जनरल काउंसिल डे टू डे काम देखती है, जिनीवा में बैठती है, और उसके नीचे 2 बॉडीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। तो अपनी ये नई इंडिया ईयरबुक, वहाँ पर एक सेक्शन में बात की गई है कि भारत के कौन कौन से बड़े ट्रेड डिस्प्यूट है और वहाँ पर WTO का क्या जजमेंट आया है। सबसे पहला है पोल्ट्री रिलेटेड मुद्दा, ये था
भारत ने अमेरिका से आने वाली एग्स, चिकन, पोल्ट्री इन सब पे प्रतिबंध डाल दिया, ये बोल के कि उनके कारण भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है। लेकिन उसके कई वर्षों बाद भी भारत के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा के केस तो होते ही रहे। तो अमेरिका ने WTO में इसका विरोध किया कि हम तो अपना कोई चीज़ वहाँ पर पोल्ट्री बेच नहीं रहे, स्टिल दे आर सफरिंग। तो मतलब ये हम पे जो बैन लगा गया है वो बहुत ही गलत था। तो WTO ने अमेरिका को बोला हाँ आप जीत गए, और भारत को बोला कि अमेरिका से ये चिकन, पोल्ट्री सब कुछ आने दो। अब जब भी WTO के अंदर आप केस हार जाएं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहाना बना दो। सो इंडिया सेड वी नीड टाइम टू इम्प्लीमेंट, कि हमारे लोकल पोल्ट्री बिजनेस को ना खराब हो जाए, उस प्रकार से हम धीरे से लागू करेंगे। तो एक ये झगड़ा चल रहा था। दूसरा झगड़ा, भारत से USA में हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका ने उसके ऊपर एडिशनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, ये बोल के कि हमारे लोकल पीसबर्ग स्टील इंडस्ट्री को आप नुकसान करा रहे हो, आपका सस्ता स्टील हमको, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा। इन दैट केस क्योंकि भारत को तकलीफ हो रही है तो भारत WTO में गया, और WTO ने बोला कि भारत जीता, अमेरिका हारा। अगेन अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर आप हार जाओ तो बहाना बनाओ, तो अमेरिका ने बोला वी ऑल्सो नीड टाइम टू इम्प्लीमेंट। तीसरा झगड़ा चल रहा है सोलर सब्सिडी। भारत के अंदर ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, उसके अलग अलग फेज़ 1 और 2। तो फंडा ये है, अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी, सरकारी बिल्डिंग या कहीं पर भी आपने सोलर पैनल फिट करनी है तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। लेकिन शर्त ये है कि जो भी आप सोलर सेल या पैनल फिट कर रहे हो उसके अंदर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। ओके, तो अमेरिका के सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां, उनको नाराज़गी हो गई कि हमारी अगर कोई कंपनी की चीज़ खरीदेगा अभी तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली भारत के लोग अपने डोमेस्टिक चीज़ ही खरीदने वाले हैं। सो दे अप्रोच WTO में हम ये केस 2-3 बार हार गए। WTO ने बोला कि आप इसको लागू करो, अमेरिका से जी भी या कहीं से भी कोई भी सोलर पैनल आ रहा है तो उसके ऊपर भी अगर सब्सिडी दे रहे हो तो सभी चीज़ों पे देनी चाहिए। एज सच हमने देखा कि अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, अगर आप हार गए तो बहाना बनाओ, वी नीड टाइम टू इम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि सोलर सब्सिडी केस में 2-3 बार हम लोग हार चुके हैं तो अभी ये बहाना नहीं कर सकते। तो दूसरी स्ट्रैटेजी, आप बिना हेलमेट के पकड़े गए तो आप क्या करोगे, उस कांस्टेबल को दिखाओ, देखो उसने भी हेलमेट नहीं पहना, देखो उसने भी नहीं पहना। सेम वे भारत ये हार गया तो अब फिंगर पॉइंटिंग चालू किया है कि हमारी ये सोलर सब्सिडी मिशन पे आपने विरोध किया है, देन अमेरिका उसका खुद का राज्य कैलिफोर्निया, और वहाँ उनका जो भी जवाहरलाल नेहरू होगा उसके नाम पे वो भी ये ऐसी स्कीम चला रहा है कि कोई भी सोलर इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे वहाँ उसको राज्य सरकार, उनकी कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट, दे विल प्रोवाइड सब्सिडी, प्रोवाइडेड कि वो सोलर पैनल कैलिफोर्निया के अंदर ही बनी हो। तो अगेन आप भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर के सामने डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू लोकल इंडस्ट्री। तो अब हम लोग जाके USA के सामने हमने केस किया है। तो ये कुछ मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTO और उसका नैरोबी पैकेज वो चीज़ें समझ ली। नाउ इस प्रकार के अलग अलग प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स, क्या उससे भारत को फायदा हुआ कि नहीं, ऐसा सर्वे ने एक चैप्टर बनाया है, वॉल्यूम 1 चैप्टर 8, उस पर फोकस करते हैं। पहले कुछ थियरी। इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट फॉरेन ट्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इकोनॉमी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बड़ी इकोनॉमी है तो उनके बीच बायलैटरल फॉरेन ट्रेड भी बड़ा होगा। सेकंड, फॉरेन ट्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब अमेरिका और सामने साउथ अफ्रीका हो सकता है दोनों ही दमदार इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि अंतर ज़्यादा है, लैंग्वेज एंड पॉलिसीज एंड ऑल दोज इश्यूज, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा आपका फॉरेन ट्रेड उस हिसाब से कम होता जाएगा। ये याद इसलिए रखना है, प्रीलिम में कुछ अजर्सन रीजनिंग टाइप के सवाल कर सकते हैं। ओके, अब क्योंकि फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ाना है तो अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट किए जाते हैं। ट्रेड अग्रीमेंट का फंडा ये होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाने वाली ड्यूटी को कम करेंगे, जल्दी जल्दी कस्टम क्लियरेंस कर देंगे। सो ट्रेड अग्रीमेंट्स, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 1, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने प्लेयर हैं। अगर 2 प्लेयर हैं देन बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, 2 से अधिक हैं, किसी एक क्षेत्रीय इलाके में सीमित है तो रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट RTA, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं देन मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कि डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रेशन लेवल, आपका वर्ल्ड ट्रेड और सभी चीज़ में कितना इंटीग्रेट बढ़ाता है। सो पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट, उसके बाद आएगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, देन कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड लास्टली इकोनॉमिक यूनियन।
तो मतलब ऊपर से नीचे आप जाओगे उस प्रकार से इंटीग्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हम इस तरफ फोकस करते हैं, ये रीजनल और मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है। एज सच बोथ आर ट्रेड अग्रीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हम क्लासीफाई करते हैं, राइट। वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और उसके अग्रीमेंट दे आर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, बहुपक्षीय व्यापार समझौते। तो सर्वे इनकी बहुत ही तरफदारी करता है कि दे आर द बेस्ट सॉल्यूशन टू डीपन द इंटरनेशनल ट्रेड। एज सच ये अच्छा तो है लेकिन धीमे धीमे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट आप याद करो, वो ऐसा लागू करना है तो बाली समिट में सब सहमत तो हो गए, बट एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स दे हैव टू रेटिफाइड। तो ये धीरे धीरे काम होता है, दे आर स्लोअर बट दे आर बिकॉज दे नीड ब्रॉडबैंड कंसेंसस, 2/3 मेजोरिटी चाहिए एंड सो ऑन। और तीसरा फायदा, दे आर मोर इक्विटेबल फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। हमने देखा अभी नैरोबी पैकेज के अंदर भी कि गरीब देशों का खास ध्यान रखा जाता है। एग्रो एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म कराना है तो उनको ज़्यादा ब्रीदिंग रूम दिया गया है। कॉटन एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं, आपको खत्म करने की ज़रूरत नहीं। देन ये ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस, उसके अंदर भी और फाइन ट्यून किया गया ताकि वहाँ पर निवेश बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। सो दे आर मोर इक्विटेबल, दे टेक केयर ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस प्रकार के WTO मल्टी ट्रेड अग्रीमेंट्स के ये फायदे हैं। उसके सामने रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट सच एज ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप देख लो, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप या नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये सब क्या एक किसी एक इलाके के आजू बाजू सीमित है, दे आर क्षेत्रीय व्यापार समझौते। तो इकोनॉमिक सर्वे को ये चीज़ें पसंद नहीं, इनका उसने क्रिटिसाइज किया क्या क्या। फर्स्ट, दे आर रीजनली कन्फाइंड। सेकंड, दे आर पॉलिटिकल इन नेचर एंड मोर डिस्क्रिमिनेटरी टू इवन बेटर एक्सपोर्टर नॉन मेंबर। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसके अंदर भारत सदस्य नहीं, तो भारत के अंदर से हम लोग अच्छे भी जीन्स और टी-शर्ट्स बनाएं, फिर भी अगर वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे वो कोई ना कोई उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी डाल देंगे, क्वालिटी नॉर्म्स लगा देंगे, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए तो इधर से आ गया एंड सो ऑन। तो दे आर मोर डिस्क्रिमिनेटरी एंड पॉलिटिकल इन नेचर। एंड थर्ड क्रिटिसिज्म, दे आर लेस इक्विटेबल। फॉर एग्जाम्पल नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसके अंदर कैनेडा है, USA है और मैक्सिको। लेकिन अगर आप उसके प्रोविजंस देखने जाएं तो पता चलेगा कि मैक्सिको को फ़ायदा कम हो रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन्स इम्पोज किए गए हैं। सो इवन इफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इज अ मेंबर ऑफ दिस रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, तो उसको ज़्यादा बोलने का या ज़्यादा इक्विटेबल नहीं है, इट इज़ गिविंग लेस वॉइस, इट इज़ लेस इक्विटेबल। देयरफॉर सर्वे ये बोलता है कि ये बहुपक्षीय व्यापार समझौते वो अच्छे हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते वो कम अच्छे हैं। भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ट्रेड अग्रीमेंट्स पे? इंडिया सेज वी वांट ओपन, इक्विटेबल, प्रेडिक्टेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। और उसके लिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट उसको बंद तो नहीं करा सकते, बट वी विल यूज देम एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईंट की तरह। और इस ईंट से बड़ी जो इमारत बनेगी दैट विल बी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, समथिंग एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस प्रकार से हम सबको साथ लेके पहले रीजन, सबसे पहले बायलेटरल, देन मल्टीलेटरल एंड रीजनल एंड सो ऑन हम कुछ काम करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे या इंटरव्यू में कोई बोल बच्चन करना हो तो ये इंटरनेशनल ट्रेड पे भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। अभी के लिए भारत कौन कौन से इस प्रकार के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स परस्यू कर रहा है, तो सर्वे में ये टेबल दिया है, घर पे आराम से स्लाइड देख लेना। फिर ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसमें भारत सदस्य नहीं है तो भारत को क्या नुकसान होंगे, ये सर्वे का ये चैप्टर बॉक्स 4.3 घर पे आराम से देख लेना। और लंबी चौड़ी उसकी थियरी और व्यू पॉइंट्स तो L6 और प्रतीक सर की IR2 उस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे, घर पे देख लेना। सर्वे से एक सवाल बनाते हैं कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भारत को क्या नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट का डाइवर्ट हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट शेयर कम हो जाएगा इवन US एंड यूरोप के अंदर। एंड थर्ड, टेक्सटाइल के अंदर वियतनाम और दूसरे देशों से टक्कर लेनी होगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये अपने को कि अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट कम हो जाए वो तो बराबर है कि अमेरिका USA लेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूरोप तो TPP के अंदर पूरा हिस्सा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये TPP वाले बढ़ चढ़ जाएंगे तो अटलांटिक रूट से ट्रांस अटलांटिक वहाँ से उनका बढ़ेगा तो भारत का एक्सपोर्ट शेयर कम हो जाएगा। ओके, ट्रेड अग्रीमेंट और उसका क्लासिफिकेशन दे रख रहे थे, तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बायलेटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल। और ये रीजनल और मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में सर्वे का क्या देखना है, बोलना है, वो हमने देख लिया। अभी इस तरफ आते हैं, इंटीग्रेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट्स, पार्शियल स्कोप, फ्री ट्रेड एंड सो ऑन, एक एक करके प्रीलिम के लिए देख लेते हैं। सर्वे ये बोलता है 5 प्रकार के प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट, जिसके अंदर
दो देश ये तय करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका कि सभी चीज़ों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे 0% ड्यूटी नहीं, कोकोनट या कीबोर्ड्स ऐसी 2-3 चीज़ों के लिए ही स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स वहाँ पर हम अपना जो भी टैरिफ है टैक्सेस हैं उसको कम करेंगे, दैट इज़ पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट PSA। उससे एक कदम आगे बढ़े, दैट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में फंडा ये होगा कि जो देशों ने साइन किया है उसके आपसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कम टैरिफ लगेगा और जो नॉन मेंबर्स है उनके ऊपर रेगुलर टैरिफ। फॉर एग्जांपल से भारत के अंदर बाहर से आने वाले LCD पे 12% कस्टम ड्यूटी हो, कोरिया के अंदर बाहर से आने वाले LCD के ऊपर 15% कस्टम ड्यूटी हो, बट आपस में वो ट्रेड करेंगे तो तय करेंगे केवल 10%, और नॉन मेंबर्स पे रेगुलर जो भी उनके बजट के हिसाब से चलते हैं वो टैरिफ लगेंगे। दैट इज़ वन थिंग। सर्वे ये बोलता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, दे आर ऑल्सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑन स्टीरॉइड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी उनको और बूस्ट करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं और भारत इनमें से एक भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। आगे सर्वे ये भी बोलता है ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल इंडिया जापान, तो उसके वहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन इंडिया कोरिया उसके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा वहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। तो लंबा चौड़ा एक सर्वे ने टेबल दे दिया कि भारत ने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए तो हर एक जगह सेम प्रोविजन नहीं है, कुछ में आप सर्विस की बात करोगे, कुछ में इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स होंगे एंड सो ऑन। अपने को सब याद नहीं रखना, बस एक ही वाक्य में इतना कि ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर नॉट सेम, इट डिपेंड्स गिव एंड टेक, हमने कौन से देश के साथ कितना रेपो बनाया है और क्या करना है। ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें पार्शियल स्कोप समझ लिया, यस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समझ लिया। अभी तीसरा नंबर कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का फंडा ये है, ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही है, लेकिन वहाँ पर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है। सपोज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता तो उसमें ये बात रहती कि भारत के अंदर LCD इंपोर्ट पे 12% और कोरिया के अंदर मान लो 15% और आपस में करेंगे तो 10%। लेकिन जब उनका कस्टम यूनियन बन जाएगा तो दोनों ही देश बाहर से आने वाले 12% या 15 नहीं, दोनों ये बोले कि 12%, और आंतरिक हम जो करेंगे उस पर 10%। दैट विल बी, मतलब कि मेंबर्स विल अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू नॉन मेंबर्स। इसका एक एग्जांपल है कैरीकॉम। उससे एक कदम आगे कस्टम मार्केट। कस्टम मार्केट ये एक प्रकार का कस्टम यूनियन ही है, मतलब तीसरे नंबर की चीज़, लेकिन और रिफाइन की गई। इट इज़ अ कस्टम यूनियन जहाँ पर ये सब चीज़ें तो बराबर टैरिफ रिलेटेड, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे कैन मूव फ्रीली। मतलब आपस के अंदर ये मर्कोसुर, उसके अंदर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं, तो आपस में उनका कैपिटल का एक दूसरे में जाना या लेबर का एक दूसरे में जाना वो एकदम आराम से हो सके, इस प्रकार के नॉर्म्स होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर, दे कैन मूव फ्रीली अमॉन्ग द मेंबर्स। एंड लास्ट विल बी इकोनॉमिक यूनियन। मैक्सिमम यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। ये इकोनॉमिक यूनियन ये एक प्रकार का कॉमन मार्केट ही है, मतलब चौथे नंबर की ही चीज़ बट और रिफाइन की गई, जहाँ पर कि मेंबर कंट्रीज दे विल कोऑर्डिनेट देयर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, जैसे कि अपना ये यूरोपियन यूनियन। सो 5 टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, इसका ये इंटीग्रेशन लेवल है। कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग या इस प्रकार के MCQ आपको पूछ सकते हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ओवरऑल इंडिया हैज साइन 42 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, और उसके चैप्टर का मूल प्रश्न ये था कि क्या इनसे भारत को फायदा हुआ कि नहीं। सो सर्वे सेज ओवरऑल यस दे हैव वर्क वेल। जिस भी देश के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया उसके साथ हमारा ट्रेड साइन होने के 4 सालों में ही 50% बढ़ गया। लेकिन हम ये पाते हैं कि इंपोर्ट साइज पे ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट साइज पे भी बढ़ा है, लेकिन कम गति से बढ़ा है। फॉर एग्जांपल कि भारत और कोरिया के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ तो हाँ ट्रेड बढ़ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ 50% बढ़ गया। लेकिन हम पाएंगे कि कोरिया से जितना LCD भारत के अंदर आता है वो बहुत ज़्यादा गति से बढ़ गया कंपेयर टू कि भारत से कोई कीबोर्ड वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। सो इंपोर्ट साइज पे ज़्यादा बड़ा, एक्सपोर्ट साइज पे बड़ा है लेकिन कम बड़ा है। एक्सपोर्ट डायनामिज्म भी बड़ा है, मेटल ट्रेड, एपेरल्स, आसियान मार्केट के अंदर वगैरह। हम ये भी पाते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स ब्रॉडर कंसेंसस, मोर रेटिफिकेशन। इसलिए ये रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट वाले दे हैव टेकन ओवर द WTO प्रोसेस, कि ये ट्रांस एटलांटिक करेंगे, ट्रांस पैसिफिक करेंगे, इस तरफ RCEP करेंगे। सो दिस रीजनल प्रोसेस दे आर टेकिंग ओवर द WTO। इसलिए इस बदलते विश्व में भी भारत ने वी हैव टू ब्रेस अप, वी हैव टू प्रिपेयर अगेंस्ट दिस मेगा रीजनल वर्ल्ड, चाहे वो RCEP हो, ट्रांस एटलांटिक हो, ट्रांस पैसिफिक हो। और इस अनुसंधान में सर्वे बोलता है इंडिया मस्ट शेड इट्स बिग बट पुअर मेंटालिटी। बिग बट पुअर मेंटालिटी क्या, कि हम तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन हमने हमारे किसानों को और फिशरमैन को प्रोटेक्ट करना है, तो हम ये वाली सब्सिडी
एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर 0% हम ड्यूटी नहीं करेंगे एंड सो ऑन। इस प्रकार का प्रोटेक्टिव माइंडसेट रखोगे तो सामने वाले देश भी आपके लिए अपनी सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपको रिलैक्स कोई एंट्री नहीं देंगे। सो देयरफॉर वी मस्ट सेट दिस वन, और सभी के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ऐसा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक जगह पे, ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक जगह पे सर्वे बोलता है कि 42 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। फिर ये क्रोनोलॉजी दिखाई है, वहाँ पर बोलते हैं कि अब तक 19 सारे साइन, फिर कहीं बोलेंगे कि 42 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए। आप इंडिया ईयरबुक देखोगे वहाँ पर आपको 11 मिलेंगे। सो वो मतलब जो उसका टर्मिनोलॉजी है वहाँ वो मिक्सअप करते रहें, कुछ जगह वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कहीं पर सेपास ऐसा एंड सो ऑन। तो देर इज सम इनकन्सिस्टेंसी इन फैक्टोइड, बट ज़्यादातर हमने क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस याद रखनी है तो देख लेना कि सबसे पहले अफ्रीका के साथ साइन किया था एंड ग्रेजुअली वी हैव मूव ऑन। एक और सवाल बना लेते हैं, ये ईयरबुक और उसका चैप्टर 7 है कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लुक्स आफ्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लाइजनिंग विद WTO एंड अदर रीजनल एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। और जवाब होगा ABC, तीनों काम हम करते हैं, ऑल ऑफ अबो। तो मतलब हर एक चैप्टर की शुरुआत में जो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में उसके फंक्शंस दे देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, आप देख लेना। यहाँ चैप्टर 7 तो हमने देख लिया है, ठीक है। सो थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, वहाँ पर IMF रिफॉर्म्स तक पहले देखा था, और अभी WTO उसका ये नैरोबी समिट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा हुआ कि नहीं, वो सारी बातें हमने देख ली। सो ऑल इन ऑल अपना जो 6 पिलर्स हैं वहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा ये पूरा किया है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये बैंकिंग वाली चीज़ें ख़त्म कर ली थी, वहाँ फाइनेंस वाली कुछ चीज़ें बाकी थी, देयरफॉर हाफ करेक्शन मार्क। उसी प्रकार ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, मतलब दोनों ही जगह जो कि ओवरलैप होती हैं। फॉर एग्जांपल पीयर टू पीयर लैंडिंग, डीपनिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, सेबी के P नोट्स के ऊपर KYC नॉर्म। फिर सर्वे ये बोलता है कि पहले हर 10-10 साल पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, आजकल द फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज, तो उस हिसाब से भारत ने कैसे ब्रेसअप करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब द मिसेलेनियस थिंग्स वो अभी हम लोग ख़त्म करेंगे, एंड देन वी विल फुल्ली से कि अपना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पिलर इट इज़ फुल्ली ओवर।